गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए इंटर के लिए आपका जीएसटी रिवाइज कर रहे थे। अपन ने रिवर्स चार्ज पढ़ लिया था। अब हम उसी रिवर्स चार्ज में डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कब कब रिवर्स चार्ज पे कौन सी रेट से आपको जीएसटी देना होता है कुछ स्पेसिफाइड पर्सनस को। रिवर्स चार्ज आप पढ़ चुके हैं जहाँ पे रिसिपिएंट देता है सप्लायर के बिहाफ पर जीएसटी, उन केसेस को आप रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो जीटीए सबसे पहले है पर्सन लायबल टू पे जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज। जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आप पढ़ चुके थे कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है अगर वो किस स्पेसिफाइड लोगों को सर्विसेज देती है, आपने पढ़ा था किसी सोसाइटी को दे रही है, किसी फैक्ट्री को दे रही है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है एक्सेट्रा, तो वहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को नहीं देना होता है जीएसटी, रिसिपिएंट बायर को ही देना होता है सप्लायर के बिहाफ पर जीएसटी। पर इन दो केसेस में जीटीए चाहे तो खुद भी फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर जीएसटी दे सकता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि जीटीए 5% से देना चाह रहा है जीएसटी, तो फिर उसे इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर जीटीए 12% से जीएसटी देगा खुद फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर, तो वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है। तो चाहे वो स्पेसिफाइड लोगों को दे रहा है तब भी अगर जीटीए खुद देना चाहे तो दे सकता है। उसे एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि वो खुद देगा जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर, तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। जीटीए सर्विसेज आर टैक्सेबल एट द फॉलोइंग टू रेट्स। दो रेट से जीटीए सर्विसेज पर जीएसटी लग सकता है। एट द रेट 5% यानी 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट है या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, तो 5% आईजीएसटी लगेगा। वेयर जीटी हैज़ नॉट टेकन द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स और सर्विसेज। अगर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं यूज इन सप्लाइंग जीटीए सर्विसेज, देयर कैन बी आइदर ऑफ द केसेस, दो केसेस हो सकते हैं। वेयर जीटीए एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी एट द सेट रेट। आप चाहें तो इस रेट से जीएसटी दे सकते हैं। और डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी एट द सेट रेट ऑन स्पेसिफाइड सप्लाई बाय इट। और अगर आप नहीं देना चाहते जीएसटी तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। फिर रिसिपिएंट को देना होगा जीएसटी 5% से। यानी जीटीए के पास ऑप्शन है कि अगर वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लेना चाहता है तो फिर वो जो है खुद दे सकता है फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर जीएसटी। और अगर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना है तो खुद को नहीं देना होगा, फिर फॉरवर्ड चार्ज तो लगेगा नहीं, वहाँ पे बायर को देना होगा, रेसिपिएंट को देना होगा जीएसटी जीटीए के बिहाफ पर, जो स्पेसिफाइड पर्सन आपने पढ़े थे इस चार्ट में, जो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जीटीए इन लोगों को सर्विसेज देता है। आपने पढ़ा था किसी फैक्ट्री को दे रहा है, किसी सोसाइटी को दे रहा है, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को दे रहा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, किसी पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है एक्सेट्रा। तो इन केसेस में रिवर्स चार्ज लगता था। अगर जीटीए 12% से देगा तो भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो एट द रेट 12% यानी सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी 6% और आईजीएसटी 12%। वे जीटीए एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी। अगर जीटीए खुद देना चाह रही है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुद देना चाह रही है जीएसटी एट द सेट रेट ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय इट। इन दिस केस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अवेलिंग आईटीसी ऑन गुड्स। इस केस में आपको मिल जाएगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट, क्योंकि आप हायर रेट से जीएसटी दे रहे हैं। अगर 5% से देंगे तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर आप 12% से देंगे तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल ही जाएगा जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पे आपने दिया। यूज इन सप्लाइंग जीटीए सर्विसेज बाय जीटीए। इसे शॉर्ट में इन्होंने इस पैराग्राफ में बता रखा है पेज नंबर 3.27 में सी इंस्टीट्यूट के मॉडल में। पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विस वेयर रेसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट मीन्स वो जो आप पढ़ चुके हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई फर्म है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, उनकी बात की जा रही है। रजिस्टर्ड जीटीए एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे टैक्स। अगर आप जीटीए खुद देना चाह रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे, आप पढ़ चुके हैं जब सप्लायर खुद देता है जीएसटी में टैक्स तो उन केसेस को फॉरवर्ड चार्ज बोला जाता है। तो जीटीए अगर खुद देना चाह रहा है जीएसटी तो दो रेट है, 12% से भी दे सकता है, 5% से भी दे सकता है। तो 12% से फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे दे सकता है। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ही देना होगा जो लोगों का सामान इधर से उधर ले जा रही है, और इस केस में इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। अगर 5% से भी देना चाह रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज, पर्सन लायबल जीएसटी जीटीए को देना होगा, पर इस केस में इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स इटसेल्फ। अगर जीटीए खुद नहीं देना चाह रहा है जीएसटी तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा, और जो स्पेसिफाइड पर्सन है जो आपने पढ़े थे उन लोगों को सर्विसेज दे रहा है तो वो लोग देंगे जीटीए के बिहाफ पर जीएसटी, यानी रिसिपिएंट को देना होगा, बायर को देना होगा जीएसटी।
वेयर रिसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट मतलब जो बंदा जीटीए से सर्विसेज ले रहा है वो इंडिविजुअल है या एंड कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। जैसे मैं आपका ट्रांसफ़र हो रहा है एक शहर से दूसरे शहर, तो आपको सामान भिजवाना पड़ेगा, तो आपने किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से टाइप किया और उसे पैसे देके आप एक शहर से दूसरे शहर अपना सामान भिजवा रहे हैं, तो आपके पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो आप स्पेसिफाइड पर्सन तो बोले नहीं जाएंगे, तो फिर वहाँ पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर किसी ऐसे पर्सन को दे रहा है जो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, एंड कंज्यूमर को दे रहा है या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो वहाँ पे जीएसटी एग्जेम्प्ट कर। अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, एंड कंज्यूमर है, तो वहाँ पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ना तो बायर देगा, वो तो दे ही नहीं सकता क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं जीएसटी नंबर। जीएसटी पे करने के लिए एटलीस्ट सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो इंडिविजुअल और एंड कंज्यूमर तो लेगा नहीं जीएसटी नंबर, और जीटीए भी नहीं देगा यहाँ पर जीएसटी। रिसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विसेज आप पढ़ चुके हैं। रिसिपिएंट बायर कौन होगा जीटीए सर्विसेज में? जो किराया दे रहा है सामान का। जैसे मैं अपना सामान इधर से उधर भिजवा रहा हूँ तो किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, तो बायर मैं कहलाऊंगा, रिसिपिएंट मैं कहलाऊंगा, क्योंकि मैं फ्रेट पे कर रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ। recipient of GTA service the person who pay or is liable to pay freight for transportation of goods by road in goods carriages located in the taxable territory. नेक्स्ट हेडिंग है पर्सन लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज। अगर आप अपनी गाड़ियाँ किराए पे देते हैं, रेंट पे देते हैं अपनी कार, ठीक है, तो मोटर व्हीकल सर्विसेज पे कौन देगा जीएसटी, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे भी आपने पढ़ा था कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है वहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, आप कोई भी मोटर व्हीकल जो कि डिज़ाइन किया गया, बनाया गया था टू कैरी पैसेंजर, यहाँ गुड्स की बात नहीं हो रही, आप लोगों को इधर से उधर छोड़ते हैं, ठीक है, कैरी पैसेंजर करते हैं, फिर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट। और पेट्रोल के पैसे भी किराए में इंक्लूड करके लेते हैं, यानी आप अलग पेट्रोल का पैसा भी जो किराया बता रहे हैं आप पैसेंजर को उसमें इंक्लूड करके लेते हैं। वो तो होता ही, आप किसी बस में बैठते हैं तो टिकट जो खरीदते हैं उसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है, मेंटेनेंस, पेट्रोल, ड्राइवर और कंडक्टर की सैलरी एक्सेट्रा, सारी कॉस्ट निकाल के टिकट की और प्लस प्रॉफिट जोड़ के प्राइस डिसाइड करती है वो पैसेंजर कंपनी जो लोग को इधर से उधर छोड़ रही है। फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट एंड बायर आर टैक्सेबल एट द फॉलोइंग टू रेट, दो रेट से ऑप्शन मिलेगा। 5% से देना होगा जीएसटी, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और 5% आईजीएसटी, प्रोवाइडेड, ये बात ध्यान में देने की, दैट सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैज़ टेकन ओनली द लिमिटेड आईटीसी। अगर आप 5% से दे रहे हैं जीएसटी तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट तो मिलेगा पर पूरा नहीं मिलेगा, यानी कि किस में मिलेगा, इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, यानी आप जो सर्विसेज ले रहे हैं अपनी सर्विस को देने पे उन पे मिल जाएगा। यानी आपने कोई कार खरीदी होगी ना, पहले किराए पे देने से पहले लोग कार आपने खरीदी होगी, तो उस कार को खरीदने पे भी जीएसटी दिया होगा, तो पर कार तो गुड्स है, उस पर आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल गुड्स पे मिलेगा आपको सर्विसेज पे मिलेगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 5% वाला ऑप्शन चूज़ करती है, मोटर व्हीकल सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ किराए पे दे रहे हैं लोग को इधर से उधर छोड़ने के लिए, तो और जो किराया चार्ज कर रहे हैं उसमें पेट्रोल की कीमत इंक्लूड है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है किराए में, ऑब्वियसली वो तो होती ही है इंक्लूड। तो अगर आप 5% से जीएसटी देना चाह रहे हैं तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा केवल सर्विसेज के लिए। गुड्स पे जो आपने खरीदने पे इनपुट टैक्स दिया है उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर आप 12% से देना चाह रहे हैं, हायर रेट से देना चाह रहे हैं, तब तो इजी है, फिर तो मिल ही जाएगा आपको क्रेडिट। 12% से अगर आप देना चाह रहे हैं, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% और यूटीजीएसटी 6% और आईजीएसटी अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी 12%। वेयर सप्लायर ऑफ सर्विसेज ऑप्ट टू पे, अगर आप ये वाला ऑप्शन चुनते हैं जीएसटी द सेट रेट, इन दिस केस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलिंग आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स पे मिल जाएगा और इनपुट टैक्स और सर्विसेज पे मिल जाएगा जो कि आप यूज़ कर रहे हैं इन सप्लाइंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज बाय सप्लायर ऑफ सर्विस। तो ये चार्ट दे रखा है वही, पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगर आप किराए पे देते हैं अपनी गाड़ियाँ पैसेंजर के लिए तो चार्ट में बता रखा है। अगर आप 5% वाला ऑप्शन चुनते हैं वेयर जीएसटी इज पेबल 5%, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में जनरली कंपनी की बात की जा रही है, कंपनी के अलावा कोई और सप्लायर है, जैसे कोई फर्म है, कोई भी दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो गाड़ियाँ किराए पे दे रहा है, तो फिर अब वहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा। पड़ा था रिसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, और जो किराए पे गाड़ियाँ ले रही है वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी रिसिपिएंट, यानी कोई बॉडी कॉर्पोरेट ले रही है गाड़ियाँ किराए पर, तो आपने पढ़ चुके थे, ये चार्ट तो आप पढ़ ही चुके थे। इन केस कब कभी रिवर्स चार्ज लगेगा पीछे बताया था।
तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट किराए पे ले रही है गाड़ियाँ अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से, कोई फर्म से ले रही है, कोई जैसे टाटा कंपनी किसी फर्म से ले रही है गाड़ियाँ किराए पे, तो वहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी रिसिपिएंट, बायर को यानी कंपनी को ही देना होगा जीएसटी। और रेसिपिएंट जो है इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, जो ले रहा है सर्विसेज वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फिर वहाँ तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, वहाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज तभी लगेगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे जब कोई अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट गाड़ियाँ किराए पे दे रहा है और जो रेसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी होनी चाहिए वहाँ पे, और कंपनी नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, यानी जो सप्लायर है जो गाड़ियाँ किराए पे दे रहा है उसे देना होगा जीएसटी। और अगर 12% से देते हैं तो भी फॉरवर्ड चार्ज से पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज द सप्लायर, 12% देना होगा यहाँ पर जीएसटी। क्लियर? ऑप्शन दोनों है आपके पास, 5% से भी दे सकते हैं तो फिर आपने पढ़ी नहीं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा और केवल सर्विसेज पे मिलेगा। और अगर आप 12% से देना चाह रहे हैं तो गुड्स जो खरीद रहे हैं, कार जो खरीद रहे हैं उनको खरीदने पे भी जीएसटी दिया होगा, उस पर भी आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। It is important to note here that when any service is placed under RCM, अगर आप रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग कोई सर्विस दे रहे हैं, the supplier shall not charge any tax from the service recipient, तो बायर से कोई जीएसटी नहीं लेंगे। अगर रिवर्स चार्ज लग रहा है, आरसीएम लग रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है तो फिर बायर ही देगा, यानी रिसिपिएंट देगा जीएसटी। सप्लायर किसी भी तरह का टैक्स बायर से चार्ज नहीं करेगा, एज दिस इन द सेटल प्रोविजन अंडर आरसीएम। आरसीएम में साफ साफ बता दिया गया है। Thus, the notification specified that RCM is applicable here only when supplier does not issue an invoicing charge GST। अगर 12% से GST नहीं ले रहा है सप्लायर तो ऑब्वियसली आपको देना होगा GST, रिसिपिएंट को देना होगा, बायर को देना होगा सप्लायर के बिहाफ पर GST। Now there may arise a doubt as to whether RCM applicable on। आप अब दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। आपने ये तो पढ़ लिया कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई यानी कोई फर्म है, एचयूएफ है, कोई सोल प्रोप्राइटर, वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को अपनी गाड़ियाँ किराए पर देता है तो रिवर्स चार्ज लगता है। अब रिवर्स चार्ज जो गाड़ियाँ किराए पर देते हैं उसमें भी दो केसेस हो सकते हैं। एक तो होता है सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिज़ाइन टू कैरी पैसेंजर, ठीक है, आप अपनी गाड़ियाँ किराए पे दे रहे हैं लोग को इधर से उधर ले जाने के लिए। और सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का मतलब क्या है कि जब आप भी बस में बैठते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से जाना है, हाँ कोई भी शहर लीजिए, देहरादून जाना है, आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं तो आपने एक बस का टिकट खरीदा, उसमें बैठ गए, बस ने आपको देहरादून उतार दिया, तो वो इसमें कवर्ड होगा कि इसमें कवर्ड होगा? ऑब्वियसली वो इसमें कवर्ड होगा क्योंकि वहाँ पे प्री डिटरमाइंड रूट्स हैं, उसी में बस चलेगी, आपके कहने से वो इधर उधर नहीं जाएगी, आपको सर्विस दे रहा है तो वहाँ पे सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में आप कवर्ड होंगे। और यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज इस केस में लगेगा कि कोई गाड़ी किराए पे दी जा रही है पैसेंजर को जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है। जैसे मान लीजिए आपने ओला या उबर से टैक्सी हायर की, राइट, तो वहाँ पे तो आपको गाड़ी किराए पे दी जा रही है, आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन आरसीएम के बेस पे कवर्ड होगा। अगर बॉडी कॉर्पोरेट को किराए पर दे रहे हैं तो आपने पढ़ लिया कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को गाड़ियाँ किराए पे दे रहा है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। बॉडी कॉर्पोरेट खुद देगी जीएसटी सप्लायर के बिहाफ पर। अब इनको समझने के लिए हम एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक रेफरेंस बुक से देखिए एग्जांपल, देखिए इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपकी। डिटरमाइन वेदर टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम बाय द रिसिपिएंट इन द फॉलोइंग केसेस। आपको बताना है कि यहाँ पे आरसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यस और नो। रिवर्स चार्ज का मतलब आप समझते हैं जहाँ पे रिसिपिएंट बायर देता है जीएसटी सप्लायर के बिहाफ पर। अज्यूम दैट सर्विस रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन इंडिया। आप ये मानिए कि बायर इंडिया में ही रहता है। इग्नोर एप्लीकेबल एग्जेम्पशन इफ एनी, कोई एग्जेम्पशन वगैरह नहीं देनी, कोई छूट नहीं देनी है जीएसटी में अगर बनती है तो। पहली सिचुएशन, JKG प्राइवेट लिमिटेड अवेल सर्विसेज ऑफ जगजीत ट्रांसपोर्ट GTA। देखिए कंपनी एक सर्विस ले रही है GTA से फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम गांधीनगर से चंडीगढ़ सामान जा रहा है, फॉर विच द GTA चार्ज ₹10,000। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपसे 10,000 रुपये ले रही है। GTA हैज़ नॉट एक्साइज द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और GTA खुद नहीं देना चाहती है टैक्स। तो आपने पढ़ा था अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टैक्स देना चाहती है तो फिर उसे 12% से देना होगा, और या अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो 5% से देना होगा। पर GTA तो खुद नहीं देना चाहती है जीएसटी,
तो आपने पढ़ा था फिर रेसिपिएंट बायर को देना होगा। आपने पढ़ा था जीटी किसी सोसाइटी को दे रही है, किसी फैक्ट्री को दे रही है, किसी ऐसे पर्सन को दे रही है जिसके पास जीएसटी नंबर है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रही है। तो कंपनी है तो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा, यानी रेसिपिएंट को ही देना होगा। और आपने पढ़ा था जीटी के केस में अगर रिवर्स चार्ज लगता है, बायर दे रहा है, रेसिपिएंट दे रहा है सप्लायर के बिहाफ पर जीएसटी, तो 5% से देना होता है बायर को, सप्लायर को रेसिपिएंट को जीएसटी। recipient is specified and GT has not excised forward charge option, therefore recipient यानी buyer liable होगा to pay tax at the rate 5% से लगेगा, यानी 500 रुपये का जीएसटी बनेगा 10,000 पे, वो कंपनी खुद जेकेजी प्राइवेट लिमिटेड खुद पे करेगी। Second situation, suppose in first above, assume that services are availed by Shamlal Trader और sole proprietary firm registered under GST। GST नंबर ले रखा है, तो आपने पढ़ा था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी सर्विसेज देती है, तो वहाँ पे भी रिवर्स चार्ज लगता है, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं देगी जीएसटी, सप्लायर बायर को देना होगा सप्लायर के बिहाफ पर जीएसटी। तो सेम होगा आंसर, आप इसमें ये लिखेंगे कि ये रजिस्टर्ड बंदा है तो फिर ये खुद देगा जीटी के बिहाफ पर जीएसटी। थर्ड सिचुएशन, के LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, यानी जैसे फर्म पार्टनरशिप फर्म का ही पार्ट माना जाएगा। अवेल सर्विसेज ऑफ गुरमीत ट्रांसपोर्ट, आप गुरमीत ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज लेते हैं जीटीए फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम जबलपुर टू कानपुर, जबलपुर से कानपुर जा रहा है सामान, फॉर विच द जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चार्ज ₹20,000, 20,000 रुपये आपसे भाड़ा लिया जा रहा है, किराया लिया जा रहा है। GTA is registered under GST, GTA रजिस्टर्ड है, हैज़ एक्साइज द ऑप्शन, अब GTA देखिए खुद ऑप्शन एक्साइज कर रही है, टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, हैज़ इशू टैक्स इनवॉइस दे रही है, वो बिल दे रही है आपको, 12% जीएसटी लगा रही है, एंड हैज़ मेड द प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस, और इनवॉइस में लिख रही है कि हम ही देंगे फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर जीएसटी गवर्नमेंट को। तो आपने पढ़ा था कि GTA खुद फॉरवर्ड चार्ज के बेस पर जीएसटी देता है, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता, यानी बायर को नहीं देना होगा, सप्लायर GTA को ही देना होगा जीएसटी। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा। रिसिपिएंट स्पेसिफाइड तो है, LLP आपने पढ़ा था कि कोई पार्टनरशिप फर्म को दे रही है, किसी सोसाइटी को दे रही है, किसी फैक्ट्री को दे रही है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। LLP स्पेसिफाइड है, यानी अगर GTA नहीं देती तो LLP को देना पड़ता, पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ता जीएसटी, बट GTA हैज़ एक्सरसाइज फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन आपने लिया है, देयरफॉर GTA लायबल टू पे टैक्स 12%, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को खुद देना होगा टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। 4, कार्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, एंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हैं आप, गिव अ मिनी बस टू वाई लिमिटेड फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए दे रहे हैं आप बस किराए पे, यानी आपने पढ़ा था रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रहे हैं, ठीक है, अभी आपको पढ़ाया था। अगेंस्ट अ रेंट 5,000 पर डे, इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है। तो आपने पढ़ा था कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, जो किराए पे दे रहा है गाड़ी है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, और वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को किराए पे दे रहा है, किसी कंपनी को किराए पे दे रहा है, तो वहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा। पर यहाँ तो खुद कंपनी ही दे रही है, देखिए ट्रांसपोर्ट बिजनेस कौन कर रही है, कंपनी, खुद बॉडी कॉर्पोरेट कर रही है, तो यहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं, वो तब लगेगा जब अदर देन कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो और वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रही हो गाड़ियाँ, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे कंपनी खुद देगी, जो गाड़ियाँ किराए पे दे रही है वो खुद देगी जीएसटी 5,000 पे। फिफ्थ, शुभ ट्रैवल अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, ठीक है, एंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हैं आप, गिव्स अ मिनी बस टू वाई लिमिटेड। अब देखिए एक क्या है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, ये तो सोल प्रोप्राइटर यानी कंपनी नहीं है, और बस किस गाड़ियाँ किसको किराए पे दे रहे हैं आप, कंपनी को दे रहे हैं, राइट। फॉर 4 डेज अगेंस्ट अ रेंट 5,000 आप ले रहे हैं पर डे, इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है। शुभ ट्रैवल हैज़ नॉट इशूड एन इनवॉइस चार्जिंग टैक्स 12%, और आप 12% से जीएसटी नहीं देना चाह रहे हैं। तो आपने पढ़ा था कि अगर अदर देन कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो कंपनी नहीं है, और किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है, अपनी गाड़ियाँ किराए पे देता है, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा, यानी जो कंपनी है उसी को देना होगा जीएसटी। यस, वाई लिमिटेड लायबल है टू पे टैक्स एट द रेट 5% से। सपोज इन फिफ्थ अबव, अज्यूम दैट मिनी बस इज रेंटेड टू राखी ट्रेडर, अगर आपने किसी राखी ट्रेडर को दी होती, अनदर सोल प्रोप्राइटर होता, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट है ही नहीं, ठीक है, कंपनी नहीं है, तब तो फिर रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रेसिपिएंट एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो फिर जो शुभ ट्रैवल लिमिटेड है, सॉरी शुभ ट्रैवल है, इसे खुद ही देना होगा जीएसटी, यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट, शुभ ट्रैवल अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, एंगेज इन अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस, गिव अ पैसेंजर मोटर कार टू वाई लिमिटेड। अब देखिए कंपनी है वाई लिमिटेड,
फॉर 4 days अगेंस्ट रेंट ₹2000 पर डे इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसमें पेट्रोल की कीमत भी इंक्लूड है। शुभ ट्रैवल इशू इनवॉइस चार्जिंग 12%, पर आप 12% देना चाहें फिर रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं। रिवर्स चार्ज तब लगता, आप यहाँ कंडीशन तो पूरी हो रही कि एक जो बंदा है वो सोल प्रोप्राइटर, यानी वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, कंपनी नहीं है, और आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं सर्विस, यानी कंपनी को दे रहे हैं, तो यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगना चाहिए। कंपनी को खुद देना चाहिए जीएसटी, यानी बायर को देना चाहिए सप्लायर के बिहाफ पर जीएसटी। पर यहाँ पे शुभ ट्रैवल ने खुद ऑप्शन दिया 12% की हम ही देंगे। तो आपने पढ़ा था अगर आप खुद देते हैं ऑप्शन, सप्लायर खुद ले लेता है ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज के बेस पे 12% से जीएसटी देने का, तो फिर यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, सप्लायर को खुद देना होगा जीएसटी 12% से। सपोज इन 7 above अज्यूम द मोटर कार इज गिवन टू राकेश, अगर आप किसी इंडिविजुअल को देते तब तो रिवर्स चार्ज वैसे नहीं लगता, क्योंकि आप बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे तो सप्लायर खुद देगा जीएसटी। रिवर्स चार्ज तभी लगेगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स पे, जब आप आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहे हैं। तो राकेश तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है नहीं, कंपनी नहीं है, तो यहाँ पे शुभ ट्रैवल को खुद देना होगा जीएसटी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल में। टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर। डायरेक्टर आप समझते ही हैं, डायरेक्टर जो कंपनी के मैनेजमेंट में डे टू डे के कामों में एंगेज होते हैं, जो कंपनी को रन करते हैं, डिसीजन तो शेयर होल्डर लेंगे, उनसे अप्रूव करवा के डिसीजन लेके वो कंपनी को रन करते हैं। तो डायरेक्टर भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, और एक होल टाइम डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। तो आपने पढ़ ही लिया था शेड्यूल 3 में कि जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट पे आया था कि उन एक्टिविटीज़ और गुड्स और सर्विसेज के नाम थे जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। शेड्यूल 3 में साफ साफ लिखा हुआ था कि जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा वहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो अगर होल टाइम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं आप, जो फुल टाइम जॉब कर रहा है कंपनी में, तो वो तो एम्प्लॉय होगा कंपनी का, ठीक है, तो वहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। हाँ, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या कोई एडवाइजरी डायरेक्टर है, वो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है और वो सर्विसेज दे रहा है प्रोफेशनल बेसिस पे कंपनी को, तो वहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा। पर डायरेक्टर नहीं लेगा जीएसटी नंबर, जिस कंपनी को वो सर्विस दे रहा है वो कंपनी देगी डायरेक्टर के बिहाफ पर जीएसटी, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का, तो यहाँ पर तो जीएसटी देना होगा। डायरेक्टर इंडिपेंडेंट बेसिस पे सर्विस दे रहा है कंपनी को। तो वैसे सप्लायर कौन है? डायरेक्टर। सप्लायर तो डायरेक्टर है, सर्विस तो डायरेक्टर दे रहा है, पर डायरेक्टर नहीं देगा जीएसटी, कंपनी को देना होगा डायरेक्टर के बिहाफ पर जीएसटी। दोज डायरेक्टर बाय वट एवर नेम कॉल्ड, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाने, चिंकी पिंकी बबली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एम्प्लॉय नहीं है। हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द सेट कंपनी, वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। टू सच कंपनी इन ड्यू ऑफ रेम्यूनरेशन, तो उन्हें जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी देगी जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस पे। सेकेंड, इन केस वेयर इट इज असर्टेन दैट अ डायरेक्टर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेम एंड डेजिग्नेशन इज एम्प्लॉय, अगर किसी डायरेक्टर की डेजिग्नेशन एम्प्लॉय की है तो वहाँ पे आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, क्योंकि जहाँ मालिक नौकर का संबंध होता है वहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होता, ये पढ़ चुके हैं। द पार्ट ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन विच आर डिक्लेयर सैलरी, अगर आप सैलरी दे रहे हैं किसी डायरेक्टर को इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस, आप पढ़ते हैं इनकम टैक्स में सैलरी पे टीडीएस अंडर सेक्शन 192 कटता है, जो रेट्स होती है इनकम टैक्स की स्लैब होती है उसके अकॉर्डिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आर नॉट टैक्सेबल, तो वहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बीइंग कंसिडरेशन फॉर सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर को दे रहा है सर्विस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अपनी सर्विस के दौरान इन रिलेशन टू इज एम्प्लॉयमेंट की वजह से, इन टर्म्स ऑफ पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3, आप शेड्यूल या स्केड्यूल 3 पढ़ चुके हैं, उसमें साफ साफ लिखा था कि जहाँ मालिक नौकर का संबंध होगा वहाँ पे जो भी सर्विसेज दी जाएंगी उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। फर्दर, द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टर रेम्यूनरेशन विच इज डिक्लेयर्ड सेपरेटली अदर देन सैलरी इन द कंपनीज अकाउंट एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194J, जहाँ पे 194J लगता है, यानी इंडिपेंडेंट बेसिस पे कोई डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है तो 194J में लग जाएगा, प्रोफेशनल सर्विसेज में दे रहा है जिसपे 10% टीडीएस काटते हैं आप इनकम टैक्स में। फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज आर ट्रीटेड कंसिडरेशन, वहाँ पे कंसिडरेशन माना जाएगा कि वहाँ पे सर्विस दी जा रही है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी इस यहाँ पर जीएसटी लगेगा। विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3, ये शेड्यूल 3 में नहीं आएगा एंड देयरफॉर टैक्सेबल, यानी यहाँ पे जीएसटी लगेगा और कंपनी देगी डायरेक्टर के बिहाफ पर जीएसटी। नेक्स्ट, टैक्स पेबल बाय ईसीओ ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो एक इलेक्ट्रॉनिक साइट प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे बायर और सेलर, सर्विस प्रोवाइडर बायर सेलर आपस में मिलते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ठीक है, त्रिवागो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं और यहाँ पे स्पेसिफाइड सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो ये सर्विसेज की बात की जा रही है, गुड्स की बात नहीं की जा रही, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज एनी पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है हु ओन, या तो वो मालिक है उस साइट का, ऑपरेट या उसे चला रहा है या मैनेज कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके लिए नेट की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, अगर आप गुड्स बेचना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं, दोनों देना चाहते हैं। Sometimes ECO itself supply the goods or services both through its electronic portal। आप खुद की साइट भी बना सकते हैं, Amazon अपने प्रोडक्ट भी बेचता है, राइट, वो दूसरों के बेचता है अपनी साइट पे और अपने भी बेचता है, ठीक है। However, many a time the product or services displayed on the electronic portal, जो भी आप दिखाई जाती हैं गुड्स और सर्विसेज, are actually supplied by some other person to the consumer। जनरली जो प्रोडक्ट होते हैं, कई बार वो प्रोडक्ट किसी दूसरे के होते हैं, अमेजोन मीडिएटर हो गया, त्रिवागो मीडिएटर हो गया, वो सर्विसेज लेके आपको प्रोवाइड कराते हैं, गुड्स लेके आपको प्रोवाइड कराते हैं। द गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल के कहने पे नोटिफाई की हैं स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज और द टैक्स की, जिन पे जो ईसीओ अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा ऑन सप्लाई of which shall be paid the electronic commerce operator if such services supplied through it। यानी वहाँ पे ECO को देना होगा, सर्विसेज पे जीएसटी सप्लाई नहीं देगा। such services shall be notified on the recommendation of the GST council। ठीक है, जैसे अर्बन क्लैप है, अर्बन क्लैप पे आप देखते हैं आपको कोई ब्यूटिशियन चाहिए, बार्बर चाहिए, कोई प्लम्बर चाहिए, तो आप अर्बन क्लैप साइट पे जाते हैं, वहाँ बुक करते हैं, फिर आपके घर अर्बन क्लैप वाले प्लम्बर भेजते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो सर्विसेज कौन दे रहा है? प्लम्बर दे रहा है, राइट, प्लम्बर दे रहा है या वो इलेक्ट्रिशियन दे रहा है, पर जीएसटी किसको देना होगा? ECO को देना होगा। गवर्नमेंट ने बोला ECO लायबल होगा जीएसटी देने के लिए, सप्लायर नहीं देगा, केवल स्पेसिफाइड सर्विसेज पे। अब वो कौन सी स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं? गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ECO, जो ECO के थ्रू दी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर दिस पर्पज। अगर ये सर्विसेज कोई ECO दे रहा है तो वहाँ पे जीएसटी कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सबसे पहली बात तो ये उसी की जा रही है ओला उबर की। जैसे ओला उबर में क्या होता है, आप गाड़ी बुक कराते हैं उनके ऐप पे जाकर, ठीक है, फिर आपके घर गाड़ी आ जाती है, तो वहाँ सर्विस कौन दे रहा है? ड्राइवर ही तो दे रहा है सर्विस, आपको इधर से उधर छोड़ रहा है, पर ड्राइवर नहीं देगा सर्विसेज, ओला उबर को ही देना होगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आप लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। बाय रेडियो टैक्सी हो सकती है, कोई मोटर कैब हो सकती है, मैक्सी कैब हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, ओमनी बस हो सकती है, और एनी अदर मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर व्हीकल हो सकता है, ठीक है। अब ये रेडियो टैक्सी मोटर क्या मतलब जिसपे जीपीएस सिस्टम लगा होता है उन्हें आप रेडियो टैक्सी बोलते हैं। जीपीएस सिस्टम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम समझती हैं, ये कंपनी को भी पता रहता है गाड़ी कहाँ कहाँ मूव हो रही है, कस्टमर को भी पता रहता है, ऐप में दिखता रहता है, और ड्राइवर को भी पता रहता है। तो जो जीपीएस सिस्टम हो गया वहाँ पे उसकी बात की जा रही है रेडियो टैक्सी, तो वहाँ पे RCM ही लगेगा, यानी ओला उबर को ही देना होगा जीएसटी, ड्राइवर नहीं देगा। वैसे सर्विस तो ड्राइवर दे रहा है पर ड्राइवर नहीं देगा जीएसटी। बी पॉइंट, इन केसेस को ध्यान से समझना है, बी और सी को, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाता है। जैसे त्रिवागो है, त्रिवागो के थ्रू आप त्रिवागो एक साइट है या गोबीबो एक साइट है जिनकी साइट पे जाके आप कोई होटल या अकोमोडेशन बुक करा सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा एक होटल है और त्रिवागो पे मैंने रजिस्टर्ड करा रखा है, पर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि मेरा इतनी जो है टर्नओवर नहीं है। आप पढ़ चुके हैं सर्विस के केस में 20 लाख से ऊपर होने पे जीएसटी नंबर लेना होता है, पर मेरे तो साल भर में जो होटल है, मेरा छोटा होटल है, 5 लाख ही किराया आता है, ठीक है। तो मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो त्रिवागो को देना होगा मेरे बिहाफ पर जीएसटी, या गोबीबो जो भी साइट है, मेक माई ट्रिप, इनको देना होगा। पर मान लीजिए मैंने जीएसटी नंबर ले रखा है, सपोज मेरी सर्विसेज की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा थी और मैंने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो इनको नहीं देना होगा, तो ECO नहीं देगा। सब वापस क्लियर हो गया कि अगर जो सप्लायर है, मेन सप्लायर जिसका होटल है, अगर वो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तब तो वही देगा होटल वाला, फिर जो त्रिवागो, मेक माई ट्रिप, गोबीबो, इनको नहीं देना होगा। पर अगर आप किसी ऐसे होटल अकोमोडेशन की सर्विस बुक करा रहे हैं त्रिवागो के थ्रू मेक माई साइट पे जाके, जो होटल अकोमोडेशन वाला रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो ECO को देना होगा, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन आप दे रहे हैं किसी होटल में, इनमें कोई गेस्ट हाउस हो सकता है, क्लब, कैंप्स एंड अदर कॉमर्शियल प्लेसेस, कोई भी ऐसा प्लेसेस हो सकता है, मीट फॉर रेजिडेंशियल, जो रहने के लिए बनाया गया, लॉजिंग ठहरने के लिए बनाया गया पर्पस, एक्सेप्ट, देखिए अब एक्सेप्ट लग गया, यानी अगर वो बंदा रजिस्टर्ड होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आप खुद लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो होटल वाला खुद लायबल है अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन ऑफ द CGST एक्ट। यानी यही प्यारा ही कहना चाह रहा है कि अगर जिस होटल या गेस्ट हाउस की सर्विसेज बुक हो रही है ऑनलाइन, वो उसके पास खुद जीएसटी नंबर है या वो लायबल है जीएसटी नंबर लेने के लिए, तो वो खुद देगा जीएसटी, वहाँ पे ECO नहीं देगा जीएसटी।
इस सी पॉइंट में भी वही बात है, अर्बन क्लैब की बात की जा रही है। अर्बन क्लैब एक साइट है जहाँ पे जाके आप स्पेसिफाइड सर्विसेज ले सकते हैं, कारपेंटर की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की। तो अगर मान लीजिए वो जो पर्सन है जो सर्विसेज दे रहा है वो खुद लायबल है जीएसटी नंबर लेने के लिए। कोई कारपेंटर है, वो बहुत फेमस कारपेंटर है, तो वो उसकी सर्विसेज की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा ही है, तो उसने खुद जीएसटी नंबर ले लिया होगा, तो फिर ईसीओ नहीं देगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सर्विस दे रहे हैं, सच एज प्लम्बिंग, carpenting, etc., except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under subsection 22 subsection 1 of the CGST। अगर वो बंदा खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ईसीओ नहीं देगा। यानी इन दो केसेस में बी और सी पॉइंट में ऑप्शन है कि अगर ईसीओ रजिस्टर्ड, ऑप्शन ये मतलब ईसीओ रजिस्टर्ड जो बंदा है जो उसके थ्रू सर्विसेज दी जा रही है, जो होटल वाला है वो खुद रजिस्टर्ड है, या जो कारपेंटर है, प्लम्बर है, वो खुद रजिस्टर्ड है, तो फिर वहाँ पे ईसीओ नहीं देगा। वो साइट त्रिवागो, गोविवो नहीं देंगे, मेक माई ट्रिप नहीं देंगे जीएसटी, उसी होटल वाले को या उसी प्लम्बर को जीएसटी देना होगा। हाँ, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर ईसीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मेक माई ट्रिप, त्रिवागो, इनको देना होगा जीएसटी। डी पॉइंट में भी जीएसटी ईसीओ को देना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विस जोमेटो की बात हो रही है। जोमेटो आपके घर फूड वगैरह डिलीवर करता है। जोमेटो एक साइट है जिस पे जाके आप अपना फूड कब बुक करा सकते हैं, वो आपके घर डिलीवर करता है, तो वहाँ पे जोमेटो देगा जीएसटी, ठीक है। रेसिपिएंट नहीं दे, बायर सप्लायर नहीं देगा, जोमेटो ही देगा वहाँ पे जीएसटी। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग ज्वाइंट एटसेट्रा लोकेटेड स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है, उनका खाना वो डिलीवर कर रहे हैं आपको रेस्टोरेंट सर्विस के तौर पे, तो वहाँ पे वो खुद देगा होटल वाला, आपको नहीं देना होगा रेस्टोरेंट वाला। अब ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या है? ऐसा कोई भी होटल जिसमें होटल का जो किराया है वो 7,500 रुपये से ज़्यादा है, जो रूम टैरिफ है, अगर आप उस होटल में ठहरते हैं तो उस होटल का जो किराया है 7,500 रुपये से ज़्यादा है, और उस होटल से खाना लेके उस होटल में भी रेस्टोरेंट होते हैं आजकल, राइट, बड़े बड़े जो होटल होते हैं, तो उस होटल से खाना लेके जोमेटो आपके घर डिलीवर कर रहा है, तो वहाँ जीएसटी कौन देगा? होटल वाला खुद देगा, जोमेटो नहीं देगा, ईसीओ नहीं देगा। अगर उस होटल का किराया जो डिक्लेयर टैरिफ है वो 7,500 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 7,500 तक है या उससे कम है और उस रेस्टोरेंट से खाना लेकर वो आपके घर डिलीवर कर रहा है जोमेटो, तो जोमेटो खुद देगा जीएसटी, होटल वाला नहीं देगा, ठीक है। इसमें पढ़ लेते हैं। रेडियो टैक्सी का मतलब बता दिया था, जिसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज जीपीआरएस लगा होता है, ठीक है। मैक्सी कैब का मतलब है ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल जो इस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है, अडेप्ट किया गया है, जिसमें मोर देन 6 पैसेंजर बैठ सकते हैं, पर बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर, 12 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठने चाहिए एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर को मिलाकर, ठीक है, यानी 13 लोग बैठ सकते हैं। Specified premises would mean premises providing hotel accommodation services having declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 per unit per day or equivalent। अगर किसी होटल में जिसमें रेस्टोरेंट चलता है उससे खाना लेके जोमेटो आपके घर डिलीवर कर रहा है, और जो होटल में कमरे का किराया 7,500 रुपये से ज़्यादा है पर डे, तो फिर जो जोमेटो है ईसीओ वो नहीं देगा जीएसटी, होटल वाले को ही देना होगा जीएसटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। It is important to note here that above provision shall apply only in case of supply of services। अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तभी अप्लाई, गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उन पे नहीं अप्लाई होगा, ये केवल सर्विसेज पे अप्लाई होगा। केवल इन 4 सर्विसेज पे ही लगेगा रिवर्स चार्ज, जिन पे ईसीओ देगा। पहला तो पढ़ लिया था, ओला उबर की बात की जा रही है, किराए पे गाड़ियाँ दे रहे हैं वो लोग। दूसरे पॉइंट में था त्रिवागो, मेक माई ट्रिप की किसी होटल वगैरह को आप बुक कर रहे हैं, अगर वो होटल वाला रजिस्टर्ड है तब तो ईसीओ नहीं देगा, अगर होटल रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ईसीओ को देना होगा। तीसरा पॉइंट था अर्बन क्लैब की बात की जा रही थी, जिसके थ्रू आप सर्विसेज ले सकते हैं जिस साइट के थ्रू, तो अगर अर्बन क्लैब जिसके प्लम्बर वगैरह सर्विसेज दे रहा है, अगर वो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तब तो ईसीओ यानी अर्बन क्लैब नहीं देगा, अगर वो उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो ईसीओ को देना होगा। और लास्ट पॉइंट था रेस्टोरेंट सर्विस, जो जोमेटो वगैरह फूड डिलीवरी कर रहे हैं, अगर वो किसी रेस्टोरेंट से फूड डिलीवर करते हैं, आपके घर पहुँचाते हैं, तो सर्विस दे रहे हैं तो वो खुद देंगे। रेस्टोरेंट सर्विसेज पे जोमेटो को ही देना होगा जीएसटी, ठीक है, सप्लायर नहीं देगा। पर अगर जो सप्लायर है, जो रेस्टोरेंट वाला है, वो किसी ऐसे होटल में है, वो रेस्टोरेंट जिस होटल का किराया एक दिन का 7,500 रुपये से ज़्यादा है पर डे का, तो फिर वो होटल वाला खुद देगा, वो रेस्टोरेंट प्रोवाइडर खुद देगा, ईसीओ यानी जोमेटो को नहीं देना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टैक्स ऑन अबव सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ शैल बी पेड बाय ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद देगा। द ईसीओ में ऑन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इंक्लूडिंग ऑन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड थ्रू ईसीओ के थ्रू जो सर्विस जिसमें ईसीओ खुद दे रहा है ना जीएसटी,
पेड जीएसटी बाय फर्निचर रिटेन फॉर्म जीएसटी 3B रिपोर्टिंग देम एज आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। देखिए ये परचेज नहीं मानी जाएगी, जो कि जोमेटो लेके दे रहा है आगे तो उसके लिए परचेज हो गई, उसे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे, माना जाएगा जोमेटो की ही सेल है। आउटवर्ड तो समझते हैं सेल को बोलते हैं जीएसटी में, तो इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई परचेज को बोलते हैं जीएसटी में, आउटवर्ड सप्लाई सेल को बोलते हैं। तो जो रिवर्स चार्ज के बेस पे जो भी सर्विसेज दे रहा है ईसीओ जो आपने पढ़ी है 4 पॉइंट, तो माना जाएगा ये वो खुद दे रहे हैं, तो इनकी सेल में काउंट होगा। जब वो जीएसटीआर 3B भरेंगे जो कॉमन रिटर्न है जिसमें सेल परचेज की डिटेल जाती है, तो परचेज में नहीं भरेंगे, ये सेल ही मानी जाएगी उनकी, वो सेल वाले कॉलम में ही बताएंगे कि इन चीज़ों पे वो जीएसटी पे कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फिर भी कुछ केसेस दे रखे हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्लियर हो ही गया होगा। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी फॉर अबव स्पेसिफाइड सर्विसेज जो आपने पढ़ ली, आपने उसकी बात की जा रही है। मान लीजिए जो ईसीओ है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जो साइट है, ठीक है, इस इन टैक्सेबल इंडिया में ही है, ठीक है, तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स ईसीओ ही देगा, ठीक है। इफ द ईसीओ डज नॉट है फिजिकल प्रेजेंट टैक्सेबल टेरिटरी, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक साइट, किसी फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक साइट, आजकल ऑनलाइन तो कहीं से भी आप बुक करा सकते हैं, कोई फॉरेन की साइट है, उसको कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है इंडिया में, तो फिर इंडिया में आप बिजनेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, आपको किसी बंदे को इंडिया में अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना होगा जो आपके बिहाफ पर जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ईसीओ। If the ECU has neither the physical presence nor any representative in the taxable territory, कोई ऑफिस भी नहीं है और कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो भैया आप बिजनेस नहीं कर सकते इंडिया में। आपको किसी पर्सन को तो अपॉइंट करना ही होगा, तो जो रिवर्स चार्ज के तौर पे जीएसटी देगा, राइट, अदरवाइज जीएसटी कौन देगा? तो गवर्नमेंट ने बोला पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय ईसीओ, जिसे ईसीओ अपॉइंट करेगा फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स के तौर पर। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं समझने के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए रेफरेंस बुक से। देखिए ध्यान से पढ़िए। डिटरमाइन द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इन द फॉलोइंग केसेस। आपको बताना है कौन देगा यहाँ पर जीएसटी, यानी बायर देगा या सप्लायर देगा। जोसेफ अ कैब ऑनर, आपकी कैब है, ठीक है, प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू पैसेंजर थ्रू स्विफ्टी एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ओला का नाम इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो किसी ईसीओ के थ्रू वो कैब ड्राइवर सर्विसेज दे रहा है। जोसेफ इज नॉट लायबल टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 सबसेक्शन। जोसेफ लायबल नहीं है, चाहे लायबल हो या ना हो, ड्राइवर नहीं देगा कभी भी जीएसटी, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही देना होगा जीएसटी। तो आप आंसर होगा स्विफ्टी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही देना होगा जीएसटी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इंस्टेड ऑफ जोसेफ। सपोज इन द अबव केस जोसेफ इज लायबल टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर जोसेफ के पास भी जीएसटी नंबर होता, ड्राइवर के पास भी होता, तो क्या वो खुद देता? नहीं। आपने पढ़ा था कि जब भी गाड़ियाँ किराए पे दी जाएंगी किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ओला उबर के थ्रू, तो वहाँ पे वो खुद देगा, ईसीओ देगा, ड्राइवर नहीं देगा, भले उसके पास जीएसटी नंबर हो या ना हो। तो आंसर सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही देना होगा। थर्ड पॉइंट, हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड ओन अ होटल एंड अ गेस्ट हाउस, ठीक है, गेस्ट हाउस है आपका। इट प्रोवाइड अकोमोडेशन सर्विसेज इन दीज प्रॉपर्टीज थ्रू ओजो एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। आप अपने होटल बुक करते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, साइट के थ्रू। हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट लायबल टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, और आप जीएसटी नंबर नहीं है आपके पास, आप लायबल नहीं है। तो आपने पढ़ा था अगर किसी साइट के थ्रू कोई होटल अकोमोडेशन बुक किया जाता है, अगर वो होटल वाला खुद जीएसटी नंबर लेने के लिए लायबल है या रजिस्टर्ड है, तब तो वो खुद देगा, वहाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। पर यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि वो जीएसटी नंबर लेने के लिए लायबल नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही देना होगा जीएसटी। तो आंसर होगा ओजो को ही देना होगा, ईसीओ को ही देना होगा जीएसटी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इंस्टेड ऑफ हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड। और ये माना जाएगा ओजो की ही सेल है, और जब ओजो अपनी रिटर्न भरेगा जीएसटीआर 3B, वहाँ पे इसे अपनी सेल में काउंट करेगा। इन थर्ड above, assume that holiday private limited is liable to GST। मान लीजिए उस होटल वाले के पास जीएसटी नंबर है, वो रजिस्टर्ड है, तब तो फिर वो होटल वाला ही देगा, फिर ईसीओ नहीं देगा। ओजो द ईसीओ इज नॉट लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड इज लायबल टू पे टैक्स, यहाँ पे हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड ही देगा जीएसटी, यानी यहाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि होटल वाला खुद ही रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज बेस पे जीएसटी लगेगा। फिफ्थ, जोगेश इज अ कारपेंटर, ही प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू द वेबसाइट ऑफ यू क्लैब, देखिए अर्बन क्लैब को यू क्लैब लिख दिया, एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर है। जोसेफ इज नॉट लायबल टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1।
यानी जो सब एक कारपेंटर है वो अपनी उसकी सर्विसेज बुक कराई जाती हैं साइट के थ्रू, जिसे यूक्लैब बोलते हैं, ईसीओ है वो। तो आपने पढ़ा था कि अगर कोई हाउसकीपिंग सर्विसेज दी जानी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एक्सेट्रा, तो अगर वो प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तब तो ईसीओ नहीं देगा जीएसटी, पर यहाँ पे ये कारपेंटर खुद रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे ईसीओ को देना होगा। आपका आंसर होगा यूक्लैब को ही देना होगा जीएसटी। यूक्लैब द ईसीओ इज द लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इंस्टेड ऑफ जोगेश। 6. यामिनी रन अ रेस्टोरेंट इन द लोकल मार्केट। आप एक रेस्टोरेंट चलाती हैं। शी प्रोवाइड सच सर्विसेज थ्रू फूडी एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। आप फूडी ऐप के थ्रू सर्विसेज देती हैं। यामिनी इज लायबल टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड इज रजिस्टर्ड। यामिनी के पास जीएसटी नंबर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पढ़ा था कि अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप किसी इलेक्ट्रॉनिक साइट के थ्रू तो ईसीओ को ही देना होगा जीएसटी। हाँ, एक एक्सेप्शन था, अगर वो किसी होटल में कोई रेस्टोरेंट चलता है और उस होटल के में एक रूम का जो किराया, किसी भी रूम का किराया एक दिन का 7,500 रुपये से ज़्यादा है, तब नहीं देगा ईसीओ, तब तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं देगा जीएसटी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि यामिनी कोई होटल भी चला रही है, कोई रेस्टोरेंट चला रही है, तो ये वो 7,500 वाला रूल तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमेशा रेस्टोरेंट सर्विसेज पे कौन देगा जीएसटी? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही देगा, यानी फूडी देगा ऐप, तो फूडी ही देगा। ईसीओ लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 इंस्टेड ऑफ यामिनी माना जाएगा। फूडी वाले ही आपको गुड्स खाना दे रहे हैं और ये फूडी की सेल में काउंट होगा। गुरमीत रन एन ईटिंग ज्वाइंट इन जेके होटल में एक ईटिंग ज्वाइंट चलता है, यानी होटल में चलता है, देखिए रेस्टोरेंट, हुज डिक्लेयर टैरिफ पर यूनिट इज 7,500 पर डे। और जो किराया है उस होटल का, डिक्लेयर टैरिफ मतलब एक रूम का जो किराया है 7,500 रुपये पर डे। देखिए डिक्लेयर टैरिफ है, जो नहीं वो रूम 7,500 में उठे, हो सकता है आप बार्गेनिंग कर लें तो वो एक्चुअल किराया 6,000 हो जाए। कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज भी कर सकता है कि डिक्लेयर टैरिफ तो 7,500, टैरिफ मतलब किराया 7,500 है, पर कस्टमर ने बार्गेनिंग कर ली या ऑफ सीजन चल रहा है, होटल ज़्यादा किराए पे नहीं उठ रहे हैं, तो आपने 7,500 वाला रूम 6 में दे दिया, तब ठीक है, तब भी रूम किराया तो 7,500 ही माना जाएगा। ठीक है, आपको डिक्लेयर टैरिफ देखना है, 7,500 ही है तो यहाँ पे भी 7,500 से ज़्यादा नहीं किराया। गुरमीत प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू फूडी ऐप के थ्रू दे रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, ही इज रजिस्टर्ड जीएसटी। तो इससे मतलब ही नहीं, किराया 7,500 से ज़्यादा होने पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, 7,500 नहीं है तो आपने पढ़ा था अगर 7,500 से नीचे है या 7,500 है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही देना होगा जीएसटी। तो आंसर होगा फूडी द ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एज डिक्लेयर टैरिफ। एक्चुअल टैरिफ नहीं देखना कि किराया एक्चुअल में कितना ले रहे हैं आप कस्टमर, डिक्लेयर टैरिफ जो उस रूम का किराया है इज नॉट मोर देन 7,500 पर यूनिट पर डे, से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, रिवर्सल लगेगा, ईसीओ को ही देना होगा और ईसीओ की सेल में काउंट होगा, ये आउटवर्ड सेल ही मानी जाएगी उसके लिए। Bobby provide technical consultancy services to his client through consulting.com, an e-commerce operator. Bobby is registered under GST. अब आप कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था ईसीओ में। ईसीओ में आपने 4 पॉइंट पढ़े हैं, आप ध्यान से समझ लें। पहला पॉइंट पढ़ा था, अगर आप अपनी गाड़ियाँ किराए पे देते हैं किसी ईसीओ के थ्रू, जैसे ओला उबर, तो ईसीओ ही देगा जीएसटी। दूसरा पॉइंट पढ़ा था, अगर आप होटल वगैरह बुक कराते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो अगर होटल वाला रजिस्टर्ड है तब तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रजिस्टर्ड नहीं तो ईसीओ को देना होगा, यानी त्रिवागो, मेक माई ट्रिप, गोबीबो, इनको ही देना होगा जीएसटी। थर्ड पॉइंट पढ़ा था, अगर कोई हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ पे अगर प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ठीक है, ब्यूटिशियन, इनके पास जीएसटी नंबर है तब तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और अगर इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो ईसीओ को देना होगा। फोर्थ पॉइंट पढ़ा था आपने कि अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हम खाना डिलीवर करते हैं रेस्टोरेंट से लेके लोगों के घर पर, तो रेस्टोरेंट वाला नहीं देगा जीएसटी, ईसीओ को देना होगा। हाँ, एक एक्सेप्शन था, अगर किसी होटल में कोई रेस्टोरेंट चलता है और उस होटल में जो किराया है होटल का एक दिन का, डिक्लेयर टैरिफ एक्चुअल में कितना ले रहे हैं उससे नहीं बताया, आपने जो चार्ट में, आप किसी होटल में जाते हैं तो चार्ट होता है कि इस रूम का किराया है, अगर डिक्लेयर टैरिफ उस रूम का 7,500 रुपये से ज़्यादा, अगर 7,500 तक है तब भी नहीं लगेगा रूल, 7,500 से ज़्यादा है तब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, तब ईसीओ नहीं देगा, वो होटल वाला खुद देगा, रेस्टोरेंट वाला खुद देगा जीएसटी। अगर 7,500 से कम है तो ईसीओ को देना होगा। पर हमने उसमें कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस का पॉइंट पढ़ा ही नहीं था। इन 4 केसेस में तो लग रहा है, पहला केस क्या था कि गाड़ियाँ किराए पे दे रहे हैं, दूसरा था होटल बुक करा रहे हैं, तीसरा था कोई हाउसकीपिंग सर्विस ले रहे हैं, और चौथा था कोई रेस्टोरेंट सर्विस ले रहे हैं। तो क्या कंसल्टेंसी कैटेगरी, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस उन चारों में कवर्ड हो रही है? कहीं नहीं, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज कवर्ड नहीं हुई, तो ये यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये 4 में कवर्ड ही नहीं हो रहा, केवल स्पेसिफाइड सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगेगा। और स्पेसिफाइड सर्विसेज 4 थी जो आप पढ़ चुके हैं, पहला था होटल वाला, पहला गाड़ियाँ किराए पे देते हैं आप, ओला उबर के वाले वो देंगे, दूसरा था होटल वाला, तीसरा था आपका हाउसकीपिंग सर्विस, और चौथा था आपका
रेस्टोरेंट सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं, ये कंसल्टेंसी टेक्निकल सर्विसेज कवर्ड ही नहीं है स्पेसिफाइड सर्विसेज में, यहाँ तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। दिस सर्विस इज नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, हैंस ईसीओ इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, बॉबी इज लायबल टू पे टैक्स, बॉबी को खुद देना होगा यहाँ पर जीएसटी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।